अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे डॉन न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल जो कि मैंने लिया है बिजनेस एंड फाइनेंस का। एक पेज अलग से अटैच होकर हर मंडे वाले दिन डॉन न्यूज़पेपर के साथ आता है जो कि इकोनॉमी, एनर्जी या बिजनेस के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उसमें। आज हम उसमें से ही एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है कैन वी रिवर्स द इन्वेस्टर एक्सोडेक्स। रिवर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को बदल देना या फिर बैक करना। कैन वी रिवर्स, क्या हम चेंज कर सकते हैं या फिर दोबारा से बैक की तरफ जा सकते हैं। द इन्वेस्टर से मुराद है यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं राइटर। यहाँ पे एक्सोडेक्स का मतलब होता है कि छोड़कर चले जाना, एग्जिट कर जाना, लीव कर जाना। अब यहाँ पे राइटर बात करते हैं कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे पाकिस्तान में हो रही थी चाइना की तरफ से या और बहुत से कंट्रीज़ की तरफ से, वो अब पाकिस्तान को छोड़कर जाना चाहते हैं। क्या रीजंस हैं, ये सारी हम डिस्कस करेंगे इस ओपिनियन में। लेकिन राइटर अपने टाइटल में क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे कि कैन वी रिवर्स द इन्वेस्टर एक्सोडेक्स। तो हमने ये सारी बातें डिस्कस करनी है। कुछ थीम्स निकाले हैं लेकिन लास्ट में कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं जो कि करंट अफेयर्स या पाकिस्तान अफेयर्स में पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे के हवाले से बात करें तो यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं। पहला है पाकिस्तान इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। इसमें भी हम इस डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, चैलेंजेस क्या क्या हैं और प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के हवाले से इस ओपिनियन में बात की जाएगी। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ये 5 थीम है जिसमें आप इस डाटा को इस्तेमाल कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर CSS PMS ऐसे के हवाले से। करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर में इस तरह के क्वेश्चंस लाजमी पूछे जाते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। अब हम स्टार्ट करते हैं ओपिनियन को। इसकी ओपनिंग लाइंस हैं पाकिस्तान इकोनॉमी इज एट अ क्रिटिकल जंक्चर। क्रिटिकल का वर्ड इस्तेमाल होता है नेगेटिव सेंस में और यहाँ पे इसका मतलब है एडवर्स कंडीशन में, और जंक्चर का मतलब होता है पॉइंट या स्टेज के। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो एक एडवर्स कंडीशन में है। स्ट्रगलिंग टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। स्ट्रगलिंग का मतलब होता है कोशिश करना, टू अट्रैक्ट कि वो हमारे कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करें। जैसे हमने देखा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद दूसरे कंट्रीज़ में जाके कह रहे होते हैं कि आप हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। वाइल विटनेसिंग, विटनेसिंग का मतलब होता है गवाही देना। विटनेस है हम खुद इस चीज़ के। एंड एक्सोडेक्स, एक्सोडेक्स कहते हैं छोड़ के चले जाने को ऑफ इंटरनेशनल कंपनीज। जैसे हमने पिछले मंथ की बात है कि बहुत सारे फॉरेन बैंक्स थे जो पाकिस्तान को छोड़कर चले गए हैं, जिसका पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान हुआ है। और अगर हम सी पैक के प्रोजेक्ट की बात करें तो वो भी एक बार रोक दिया गया है क्योंकि चाइना वाले कह रहे हैं कि आप अपने मुल्क से टेररिज्म को ख़त्म करें, लेकिन हम इस चीज़ को सोल्व नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से वहाँ से भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। डिस्पाइट इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए। अगर हम चाइना की ही बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, तो वो सारे ट्रेड हमारे कंट्री से ही करते हैं। अरेबियन सी के थ्रू इंडियन ओशन में रसाई हासिल करते हैं। लार्ज पॉपुलेशन एंड अनटैप्ड पोटेंशियल। अनटैप्ड पोटेंशियल से मुराद है कि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं जिनको अभी तक टच भी नहीं किया गया। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन है और पाकिस्तान की जो आबादी है उसमें ज़्यादातर यूथ है, तो हमारे पास यूथ पोटेंशियल है जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर रहे। पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू क्रिएट अ कंड्यूसिव, कंड्यूसिव कहते हैं हेल्पफुल या फिर पीसफुल इन्वायरमेंट फॉर इन्वेस्टर्स। अब राइटर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू क्रिएट अ कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फॉर इन्वेस्टर्स, क्योंकि हमने देखा कि जब भी कोई भी अटैक होता है पाकिस्तान में तो उसमें ज़्यादातर जो अटैक्स हो रहे हैं वो जो फॉरेन के लोग आए होते हैं पाकिस्तान के अंदर उनके ऊपर हो रहे होते हैं, ख़ास तौर पे चाइना के ऊपर, ताकि सी पैक का प्रोजेक्ट पाकिस्तान में कंप्लीट ना हो पाए। तो जो पाकिस्तान है इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में नाकाम हो चुका है, फेल हो चुका है। मेन वाइल नेबरिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, बांग्लादेश एंड वियतनाम। अब ये सारे कंट्रीज़ हमारे साथ आज़ाद हुए थे। बांग्लादेश 1971 में हुआ था, लेकिन इसके बावजूद इनकी इकॉनमी हमारे कंट्री से बेहतर है सक्सेसफुली पोजीशनड देमसेल्फ एंड एज अट्रैक्टिव ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस। और इन कंट्रीज़ में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे से हो रही है। बहुत सारे कंट्रीज़ खुद इनके मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, ना कि ये खुद जाते हैं और कहते हैं कि आप हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करो। अगर हम इंडिया की बात कर लें तो इनका बहुत अच्छा बॉन्ड है US के साथ, तो इन दोनों के ताल्लुकात इतने बेहतर हैं जबकि हम इनके साथ ही आज़ाद हुए थे। अगर हम चाइना और पाकिस्तान की बात करें तो चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात आस्ता आस्ता अब ख़राब होना शुरू हो गए हैं, जस्ट सिक्योरिटी कंसर्न्स होने की वजह से, और पाकिस्तान उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा। अंडरस्टैंडिंग
वाई पाकिस्तान लैग्स बिहाइंड का मतलब होता है बहुत आस्था के साथ चलना। वट लेसन्स इट कैन लर्न फ्रॉम इट्स नेबर्स एंड वाई इंटरनेशनल कंपनीज आर लिविंग इज क्रूशियल फॉर डिवाइजिंग मीन थिंक करने को, सोचने को, अ सस्टेनेबल पाथ फॉरवर्ड। अब आपसे यही क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है सीएसएस में कि पाकिस्तान इंडिया और बांग्लादेश पाकिस्तान के बाद में आज़ाद हुआ है, फिर भी हम पाकिस्तान इतना ज़्यादा स्लो क्यों हैं, हम इनसे क्या लेसन्स हासिल कर सकते हैं और हमारे लिए इंटरनेशनल कंपनीज़ की इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है फॉर अ सस्टेनेबल पाथ फॉरवर्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें आगे आगे आस्ता आस्ता पता चलेगा कि क्या रीजंस हैं, कॉजेज़ क्या हैं और रिकमेंडेशंस क्या हैं। अ प्राइमरी फैक्टर हिंडरिंग एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हिंडरिंग का मतलब है किसी भी चीज़ को रोक देना, रुकावट डालना उसमें। इन पाकिस्तान इज़ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब हमारे पास रीजंस आ रही हैं। पहली है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और दूसरी है इनकॉन्सिस्टेंट पॉलिसीज़। अगर हम इस इलेक्शन से पहले की बात करें या फिर अगर हम इसके बाद की भी बात करें, जैसे अभी जो पीटीआई वालों के धरने होते थे तो जो हमारा कैपिटल है उसको बिल्कुल बंद कर दिया जाता था ताकि और वहाँ से ना ही एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रही थी। और जब दूसरे कंट्रीज़ इस तरह की न्यूज़ देखते हैं कि पाकिस्तान के तो हालात बहुत ख़राब हैं और हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मेजर फैक्टर है जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होने दे रहा। और अगर हम दूसरी बात करें इनकॉन्सिस्टेंट पॉलिसीज़ की, तो अगर एक पॉलिटिशियन आता है तो वो पिछले वाले की जो प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं उसको ख़त्म कर देता है। इस तरह क्या होता है कि जिन्होंने जो फॉरेन कंट्रीज़ होते हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है वो डिस्करेज होते हैं इस तरह की चीज़ों से। Investors seek predictability, so our frequent government changes, policy reversals, and delay in implementing agreement create uncertainty. अब देखें, अब हमारे पास 3 और पॉइंट्स आ गए हैं। पहला है कि जो इन्वेस्टर्स हैं ना वो खुद प्रिडिक्ट कर लेते हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये तो इनके तो हालात बहुत ख़राब है, ये तो खुद ही आपस में ही लड़ी जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए क्योंकि इनका ध्यान जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की तरफ नहीं है, ना ही पॉलिसीज़ की तरफ है। जैसे कि यहाँ पर राइटर कहते हैं कि फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट चेंजेस, फ़ौरन कोई एक के बाद एक गवर्नमेंट आती है, क्योंकि अगर हम अपनी हिस्ट्री का एनालिसिस करें तो अभी तक कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई जिसने अपना टेन्योर कंप्लीट किया हो। तो ये सबसे बड़ी रीज़न है कि फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट चेंजेस हैं, पॉलिसी रिवर्सल्स हैं। जैसे मैंने ऊपर बात की कि अगर कोई दूसरा पॉलिटिशियन आता है तो वो पहले पॉलिटिशियन की जो भी प्रोजेक्ट और पॉलिसीज़ होती हैं उसको चेंज कर देता है। एंड डिले इन इम्प्लीमेंटेटिंग, अगर ये अपनी लड़ाई से बाहर आएंगे तो ही तो इम्प्लीमेंटेशन होगी, तो वो हो नहीं रही। एग्रीमेंट्स क्रिएट अनसर्टेनिटी, और ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स होते हैं उनको डिस्करेज करते हैं। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है बेयकीनी, उनको यकीन नहीं दिला पाते, करेज नहीं कर पाते कि वो आप पे यकीन करें। डेटरिंग का मतलब होता है डिस्करेज करना, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स। अब जब इनकी खुद के ही जो है टेन्योर कंप्लीट नहीं हो रहा तो वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब होंगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, इनकॉन्सिस्टेंसी होगी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाने में, और पॉलिसीज़ रिवर्स करवा दी जाएंगी, काम नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को डिस्करेज करती हैं। आगे राइटर लिखते हैं, कपल्ड विद एन अंडर डिवेल्प्ड लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स राइट्स, दीज चैलेंजेस इरोड कॉन्फिडेंस। इरोड का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना। जब जो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तो ये चीज़ें भी जो है डिस्ट्रॉय कर देंगी कॉन्फिडेंस को, किनके, इन्वेस्टर्स का। प्रोलॉन्ग्ड मीन लंबे अरसे से जो इश्यूज चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं राइटर के। प्रोलॉन्ग्ड डिस्प्यूट्स, जैसे कि हमने कुछ दिन पहले एक ओपिनियन में बात की थी कुरम के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, तो आप ये सारी चीज़ें इस पॉइंट में, इस हेडिंग, ये चीज़ को हेडिंग बना के, प्रोलॉन्ग्ड डिस्प्यूट, जिसमें कुरम आ जाता है, अफगानिस्तान आ जाता है, टीटीपी आ जाता है, बलोचिस्तान आ जाता है, ये सारी चीज़ें आप इसमें कवर कर सकते हो। वीक कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट एंड ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज मेक ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान रिस्की फॉर फॉरेन फर्म्स। अब ये सारी चीज़ें भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि ये भी कॉजेज़ हैं। एज एविडेंस्ड बाय इट्स पुअर रैंकिंग इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस कंपेयर टू इट्स रीजनल पीयर्स कहते हैं क्लोजली लिंक, जैसे हमारे साथ लिंक कर रहा है बलोचिस्तान, कर रहा है बांग्लादेश, कर रहा है। तो पाकिस्तान में बिज़नेस करना भी बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर हम बात करें तो पहले तो हमारी रजिस्ट्रेशन नहीं होती, बाद में जो लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं फिर वो टैक्स के इश्यूज़ की तरफ पड़ जाते हैं। तो पाकिस्तान में जो बिज़नेस करना है वो बिल्कुल भी आसान काम नहीं है अगर कंपेयर किया जाए इसका रीजनल पीयर्स के साथ। तो
वहाँ पे ज़्यादा ईजी है। इंडिया की बात कर लें, बांग्लादेश की, वियतनाम की, तो हम आगे पढ़ेंगे भी कि किस तरह वहाँ पे ईजी और पाकिस्तान में किस तरह मुश्किल है। जो ये सारी चीज़ें जो हमने ऊपर पढ़ी हैं आप लिख सकते हो। अगर कोई भी आप पाकिस्तान का रैंक लिखते हो तो आप ये सारी चीज़ें कॉजेज़ मेंशन करके लिखोगे कि ये सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान का रैंक जो है ना पुअर कर देती हैं हर इंडेक्स में। बाय फोस्टरिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब देखिए ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, आप इसको थीसिस स्टेटमेंट बिल्कुल ऐसी ही होती है कि अगर पाकिस्तान, जैसे अगर हम इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है ऐसे के हवाले से ही कि पाकिस्तान में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हैं वो क्यों पाकिस्तान को छोड़ के जाना चाह रहे हैं, तो आप ये सारी और हमारे पास क्या सोल्यूशंस है, तो आप ये वाली थीसिस स्टेटमेंट बना सकते हो कि बाय फोस्टरिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। फोस्टरिंग का मतलब होता है बेहतर करने को, रिफॉर्मिंग गवर्नेंस, इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल, पाकिस्तान कुड position itself as a competitive destination for global investment। थीसिस स्टेटमेंट बिल्कुल इसी तरह होती है। अगर आपने इसी को ही एक ऐसे के तौर पे इस्तेमाल करना है तो आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट ऐसे ही बना सकते हो। आगे राइटर लिखते हैं एनर्जी डेफिशिएंसीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। अब हमारे पास एक और कॉज आ गई कि किसकी वजह से जो है इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है हमारी कंट्री में, तो उसकी वजह है एनर्जी डेफिशिएंसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। एनर्जी डेफिशिएंसी पे हमने एक और, अगर आपने इसके सोल्यूशन पे बात करनी है कि हम किस तरह एनर्जी डेफिशिएंसीज को ख़त्म कर सकते हैं, तो हमने एक रीन्यूएबल ट्रांजिशन फ्रॉम रीन्यूएबल रिसोर्सेज पे एक आर्टिकल पढ़ा था, तो आप उसमें से फैक्ट्स एंड फिगर्स ले सकते हो। बहुत अच्छा था कि हम सिर्फ अपनी 0.01% लैंड को इस्तेमाल करते हुए अपनी एनर्जी को पूरा कर सकते हैं। हमें किसी से भी जो है ऑयल खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारे खुद के मुल्क में, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि अनटैप्ड पोटेंशियल है पाकिस्तान में, हमने अपने रिसोर्सेज को हाथ भी नहीं लगाया हुआ, तो हम इस तरह अपनी एनर्जी डेफिशिएंसीज को ख़त्म कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स फर्दर डिस्करेज इन्वेस्टमेंट। हाई इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स कहते हैं टैक्सेस को। फ्रीक्वेंट पावर आउटेजेस कहते हैं किसी भी चीज़ का अवेलेबल नहीं होना, या फिर बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है पाकिस्तान में, उस पर बात की जा सकती है इस हेडिंग्स में। एंड इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स, और पाकिस्तान के जो रोड है उनका हमें पता ही है कि वो किस तरह के हैं, और जो ट्रांसपोर्ट है वो भी कुछ खास बेहतर नहीं है जिसमें फ़ौरन हम किसी भी दूसरे शहर में जो है वो सफ़र कर सकें अगर हमने ट्रेड करनी है तो। एन इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इन्फ्लेट का मतलब होता है राइज करना ऑपरेशनल कॉस्ट एंड डिस्टरप्ट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। अब देखें, अगर आपने एक शहर से भी दूसरे शहर में जाना है तो ना ही हमारे रोड इतने बेहतर है और ना ही जो है वो हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो इतनी बेहतर है, जिसकी वजह से एक तो हमें खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ता है और जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाती हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। इन कंट्रास्ट अब हम कंपैरिजन करेंगे दूसरे कंट्रीज़ के साथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगी और आपने इसको लाजमी नोट डाउन करना है। इन कंट्रास्ट वियतनाम एंड इंडिया हैज़ मेड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन रीन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योरिंग रिलायबिलिटी एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट फॉर बिजनेसेस। अगर हम एनर्जी डेफिशिएंसी की बात करेंगे तो हम इंडिया का कंपैरिजन कर देंगे कि जो इंडिया है उसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, और क्या किया है कि रिड्यूस कर दिया कॉस्ट फॉर बिजनेसेस, और उनको इतना ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ता ट्रांसपोर्ट के हवाले से और बिजली के जो टैरिफ्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स उनको अदा करने में, बल्कि वो बड़ा स्मूथली जो है अपना बिजनेस कर रहे हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि पाकिस्तान में बिजनेस करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, तो इंडिया ने क्या किया है, उन्होंने बिजनेस को आसान बना दिया है बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। Although Pakistan has sought to address these issues through initiatives like the China-Pakistan's economic corridor, progress has been uneven and many special economic zones रिमेन अंडर यूटिलाइज, कि पाकिस्तान को भी ये सारे अपने मसले हल करने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर हम CPEC की बात करें तो उस प्रोजेक्ट को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएं, और जो कि हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं की स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इनको भी यूटिलाइज़ करें। अंडर यूटिलाइज वो हैं अभी तक, तो पाकिस्तान को चाहिए कि इन इश्यूज़ को सॉल्व करे, इसकी तरफ ध्यान दे। द परसेप्शंस ऑफ पाकिस्तान एज अ हाई रिस्क डेस्टिनेशन परसिस्ट डिस्पाइट इम्प्रूवमेंट्स इन सिक्योरिटी, कि पाकिस्तान जो है ना
वो कंटिन्यूसली हाई रिस्क की तरफ जा रहे हैं। हाई रिस्क डेस्टिनेशन कहते हैं मंजिल को, परसिस्ट कहते हैं मुसलसल। कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को ओवरकम नहीं कर पा रहा डिस्पाइट इम्प्रूवमेंट्स इन सिक्योरिटी, कि इसके बजाय के वक्त गुजरने के साथ साथ वो अपनी सिक्योरिटी में इम्प्रूवमेंट लेके आता, पाकिस्तान जो है वो कंटिन्यूसली हाई रिस्क डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है। जियो पॉलिटिकल टेंशन एंड द स्पॉरेडिक कहते हैं अनप्रिडिक्टेबल अनरेस्ट कंटिन्यू टू अफेक्ट इन्वेस्टर्स सेंटीमेंट्स, के पाकिस्तान में हर दूसरे दिन जब धरना होगा रोड्स बंद कर दिए जाएंगे, जियो पॉलिटिकल टेंशन होगी। अगर हम बात कर लें अपने मैप की, अगर हम सामने रख के बात करें तो अफगानिस्तान के कुछ दिन पहले हमने हालात देखे, वहाँ पे पाकिस्तान ने स्ट्राइक कर दी। इंडिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर नहीं है, ईरान के साथ पाकिस्तान की ट्रेड नहीं हो रही, चाइना जो है वो कह रहा है कि आप अपने मुल्क से टेररिज्म को ख़त्म करें जिसको हम नहीं कर पा रहे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट्स को। आगे राइटर लिखते हैं एडिशनली द कंट्रीज टैक्स रिजीम इज़ व्यूड एज अ बर्डनसम विद हाई कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स एंड ओवर रिलायंस ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीजिंग कॉस्ट। अब यहाँ तक राइटर बात करते हैं कि जो पाकिस्तान का ख़ास तौर पे एफबीआर डिपार्टमेंट है, जब वो डायरेक्टली लोगों से, ख़ास तौर पे अमीर लोगों से टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाता तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाना शुरू कर देता है। कभी इलेक्ट्रिसिटी पे, कभी जो हम खाना खाते हैं चीज़ें वगैरह, फूड्स आइटम्स पे, इस तरह की चीज़ों पे इनडायरेक्टली टैक्सेस लगाना शुरू हो जाता है और इसमें ज़्यादातर मुतासर होती है मिडिल क्लास फैमिली। कंबाइन विद करप्शन एंड इनएफिशिएंसीज इन रेगुलेटरी प्रोसेसेस। अब हम एक और फैक्टर पढ़ रहे हैं जिसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, उसमें है करप्शन, इनएफिशिएंसीज इन रेगुलेटरी प्रोसेसेस। दीज फैक्टर्स फर्दर अंडरमाइन पाकिस्तान कॉम्पिटिशन एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस। अब हमारे पास और कुछ फैक्टर्स आगे, अगर आपके पास करप्शन का कोई टॉपिक आता है तो आप उसमें भी ये लाइन लिख सकते हो कि पाकिस्तान में जो करप्शन है ना, इसकी वजह से भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही और हमारी इकॉनमी जो है वो इतनी ज़्यादा फ्लरिश नहीं हो रही। तो ये सारे फैक्टर्स आपने अपने माइंड में रख लेने हैं और अपनी नोटबुक में नोट करने हैं कि किसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है पाकिस्तान की इकॉनमी पे। आगे राइटर लिखते हैं इंटरनेशनल कंपनीज हैव इंक्रीजिंगली साइटेड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है ऊपर नीचे हो जाना, राइज एंड फॉलिंग इरेगुलरली, एक्सचेंज रेट्स एंड इन्फ्लेशन एज अ रीजन फॉर एग्जिस्टिंग पाकिस्तान। एग्जिस्टिंग मतलब छोड़ कर चला जाना, कि उन्होंने जो रीजंस दिए हैं उसमें आता है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ जाती है, इन्फ्लेशन आ जाता है एंड जो एक्सचेंज रेट्स हैं वो कभी ज़्यादा हो जाते हैं कभी थोड़े हो जाते हैं। तो ये वजूहात हैं जिनकी वजह से उन्होंने छोड़ा है। और ये चीज़ हम लिख सकते हैं बैंक के हवाले से, पाकिस्तान में इंटरनेशनल बैंक्स जो हैं वो क्यों पाकिस्तान को लीव करके जा रहे हैं, और रीजंस हम ये लिखेंगे 3। हाई ऑपरेशनल कॉस्ट particularly in energy have made alternative markets more attractive। alternative markets मीन के जो ख़ासतौर पर रीन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं, जैसे सोलर पैनल्स की तरफ। श्रिंकिंग कंज्यूमर परचेजिंग पावर हैज़ फर्दर इरोडेड का मतलब है डिस्ट्रॉय कर देना पाकिस्तान अपील एज अ ग्रोथ मार्केट। कंपनीज लाइक प्रॉक्टर्स, अभी कुछ इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो कि पाकिस्तान को छोड़कर चले गए हैं, उनमें अगर आपको नाम याद रहते हैं तो आप इनके नाम याद रख सकते हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, General Motors and HSBC have scaled back or closed operations, reflecting broader concerns about the country's economic environments। ये कुछ आप अगर रेफरेंस के तौर पे इन कंपनीज को ऐड करना चाहते हैं तो आप इनके नाम याद रख सकते हैं कि ये कंपनीज हैं जो कि पाकिस्तान को छोड़कर चली गई हैं। फॉरेन बैंक्स का मैंने आपको बता दिया, और ये किस तरह पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है उसको इम्पैक्ट कर रही हैं। बाय कंट्रास्ट पाकिस्तान नेबर हैव इम्प्लीमेंटेड स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स टू अट्रैक्ट एफडीआई। अब हम कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान का उसके नेबर कंट्रीज़ के साथ कि उन्होंने ऐसी क्या रिफॉर्म्स किए हैं या उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं जिनकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स जो हैं वो खुद अट्रैक्ट हो रहे हैं उनकी तरफ, और हमारी तरह उनको उनके पास नहीं जाना पड़ता। इंडिया हैज़ कैपिटलाइज्ड ऑन इट्स लार्ज मार्केट साइज, स्टेबल पॉलिसीज़ एंड टारगेटेड इनिशिएटिव्स लाइक मार्केट इन इंडिया टू लॉरा कहते हैं अट्रैक्ट करने को, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, सिंपलीफाई टैक्स structures, infrastructure developments and sectoral liberalizations have boosted its appeal। अब इंडिया ने क्या किया है कि उन्होंने स्टेबल पॉलिसीज़ बनाई हैं अपने मार्केट साइज़ के अकॉर्डिंग, और टारगेट किया है इनिशिएटिव्स लाइक मेक इन इंडिया, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखा होता है जो कि अट्रैक्ट करता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को।
और टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है। पाकिस्तान की तरह बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पता ही नहीं चलता कि कौन टैक्स दे रहा है कौन टैक्स नहीं दे रहा, जिसकी वजह से इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाना पड़ते हैं। और इसके अलावा अगर बिज़नेस को ज़्यादा ईजी बनाना है तो आप ये भी चीज़ लिख सकते हैं कि पाकिस्तान के जो है बिज़नेस रजिस्ट्रेशन वो ऑनलाइन होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है उन्होंने बहुत अच्छे के साथ, जिसकी वजह से उनकी जो इकॉनमी है वो बूस्ट कर रही है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे वियतनाम के बारे में कि वियतनाम ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उसकी इकॉनमी इतनी ज़्यादा बेहतर हो गई है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स खुद आके वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वियतनाम हैज़ पोजीशनड इटसेल्फ एज अ मैन्युफैक्चरिंग hub by integrating into a global supply chains, signing free trade agreements and offering incentives like tax holidays। टैक्स हॉलीडेज़ का मतलब है कि आप टेम्परेरी जो है वो टैक्स को रिड्यूस कर दो, ख़ास तौर पे बिजनेस जो लोग वहाँ पे आके करते हैं तो इनके लिए इन्होंने ये पॉलिसीज़ अपनाई हैं। बांग्लादेश फोकसिंग ऑन इट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज in ready-made garments have created export processing zones and maintained consistent policy support to drive growth। अब ये वाली चीज़ हम लिख सकते हैं कि बांग्लादेश ने ये किया है। These एग्जाम्पल्स अंडरस्कोर का मतलब होता है हाईलाइट करना द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन, टारगेटिंग रिफॉर्म्स एंड कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी मेकिंग टू क्रिएट अ फेवरेबल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। कि बांग्लादेश ने जिस तरह किया कि आप जो हो वो रेडीमेड गारमेंट्स बना रहे हो, एक्सपोर्ट जो है उसको बेहतर कर रहे हो और कंसिस्टेंसी लेके आ रहे हो पॉलिसीज़ की तरफ, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। तो वियतनाम ने जिस तरह किया, इंडिया ने किया, बांग्लादेश ने किया, ये सारा विजन उनकी जो स्ट्रेटेजिक विजन है उनको हम भी फॉलो कर सकते हैं और अपनी जो रिफॉर्म्स हैं उनको टारगेट कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे करेक्शन करने की ज़रूरत है और कंसिस्टेंसी लेके आ सकते हैं पॉलिसीज़ मेकिंग में। और ये क्या करेगा, क्रिएट करेगा फेवरेबल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। आगे हम पढ़ेंगे हम किस तरह रिवर्स कर सकते हैं जो हमारी हेडिंग्स थी कि क्या हम इस चीज़ को रिवर्स कर सकते हैं कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान को छोड़कर ना जाएं। तो इसके लिए राइटर ने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं कि टू रिवर्स द डिक्लाइन FDI ट्रेंड पाकिस्तान मस्ट अंडरटेक बोल्ड रिफॉर्म्स। के पाकिस्तान को कुछ बोल्ड रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, बड़े पैमाने पर, ख़ास तौर पर स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पॉलिसी कंटिन्यूटी आर इसेंशियल टू रीअश्योर इन्वेस्टर्स। जैसे हमने स्टार्टिंग में जो कॉजेज़ पढ़ी हैं वही हमने ऑपोजिट करके सोल्यूशन की तरफ लेके आ जानी है कि कॉजेज़ क्या थी उनके जाने की, कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और जो पॉलिसीज़ हैं उसमें इनकॉन्सिस्टेंसी थी। तो इसी को हमने सोल्यूशन में कन्वर्ट कर देना कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए और पॉलिसी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, आर इसेंशियल टू रीअश्योर इन्वेस्टर्स, ताकि उनका जो एतमाद है वो हम पे बना रहे। आप बाई पार्टीसन्स का मतलब होता है कि एग्रीमेंट किया जाए, जैसे दो अपोजिट पार्टीज़ होती हैं, जैसे अगर हम PTI की बात कर लें और PMLN वालों की बात कर लें तो ये दो अपोजिट पार्टीज़ हैं जिसकी वजह से ख़ास तौर पे हमारे कंट्री में इनस्टेबिलिटी रहती है। तो ये दोनों आपस में एग्रीमेंट कर लें और ताकि हमने एक गोल जब अचीव करना है, क्योंकि दोनों ये कहते हैं कि हम ज़्यादा लॉयल हैं पाकिस्तान के साथ, तो अगर ये इतने ही ज़्यादा पाकिस्तान के साथ लॉयल हैं तो इनको चाहिए कि एग्रीमेंट करें आपस में और पाकिस्तान की इकॉनमी की तरफ अपने जो पर्सनल इख्तलाफात हैं उनको साइड पे करें और कंट्रीब्यूट करें पाकिस्तान की इकॉनमी की तरफ, उनकी तरक्की की तरफ। तो राइटर लिखते हैं अ बाई पार्टीसन अप्रोच टू कंटिन्यू पॉलिसी मेकिंग वुड हेल्प टू इंश्योर प्रिडिक्टेबिलिटी एंड रिड्यूस अनसर्टेनिटी, स्ट्रेंथनिंग इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शंस, उनको सिक्योरिटी दी जाए सच एज एफिशिएंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस mechanisms and secure property rights would further enhance confidence, simplifying tax structure, lowering corporate taxes and offering targeted incentives would improve competitiveness and encourage foreign firm to invest। अब हम किस तरह उनको प्रोटेक्ट करके, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करके उनको अपने इत्मीनान में ले सकते हैं और इनकरेज कर सकते हैं फॉरेन फर्म्स टू इन्वेस्ट, और किस तरह हम अपने खुद भी इन कॉम्पिटिशन्स में आ सकते हैं जिस तरह के हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं। आगे राइटर लिखते हैं एनर्जी रिफॉर्म्स आर इक्वली क्रिटिकल, कि एनर्जी रिफॉर्म्स करने की भी ज़रूरत है क्योंकि उसकी वजह से लोड शेडिंग हो रही है और लोगों को इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स जो है वो पे करना पड़ रहे हैं जिसकी वजह से बिजनेस नहीं हो पा रहा। तो राइटर लिखते हैं कि एक्सपेंडिंग रीन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स, रीस्ट्रक्चरिंग टैरिफ कहते हैं टैक्सेस को, एंड प्राइवेटाइजिंग लॉस मेकिंग स्टेट
ओन्ड इंटरप्राइजेज के ऐसी चीज़ें जो कि खसारे में जा रही होती हैं उनको प्राइवेट कर दें। इसके अलावा टैरिफ को रिस्ट्रक्चर करें, टैक्स की पॉलिसीज़ को चेंज करें और रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करें। एंटरप्राइजेज इन द पावर सेक्टर कैन रिड्यूस कॉस्ट एंड इन्हांस रिलायबिलिटी। आगे राइटर लिखते हैं फुली ऑपरेशनल सीज जो कि है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अंडर सी पैक विद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर्स and streamlines regulations can transform Pakistan into a hub for regional trade and manufacturing। जैसे हमने देखा था ऊपर पढ़ा था कि जो पाकिस्तान का जो सी पैक है वो प्रोजेक्ट एक बार बिल्कुल रुक चुका है, तो उसको यूटिलाइज करें और इस तरह क्या होगा कि पाकिस्तान एक हब बन जाएगा, एक जगह बन जाएगी किसके लिए, फॉर रीजनल ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग के। आगे राइटर लिखते हैं ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट इज़ एन अदर की एरिया, कि दूसरा जो अब हमारे पास पॉइंट आता है वो है कि पाकिस्तान को अपनी पॉपुलेशन पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। वाइल पाकिस्तान हैज़ अ यंग पॉपुलेशन, कि पाकिस्तान की 60% जो पॉपुलेशन है वो यूथ पे मुश्तमिल है। द लैक ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, और वोकेशनल ट्रेनिंग कहते हैं पेशा वराना तालीम को, कि उनके पास कोई भी स्किल नहीं है, सिर्फ डिग्री है। एंड इंडस्ट्रियल रेलिवेंट एजुकेशन भी नहीं दी गई उनको। अगर ये दोनों चीज़ें दी जाती, अब उनके पास कोई स्किल होती, वो कोई ना कोई काम कर रहे होते, पॉवर्टी पाकिस्तान में ना होती। तो इस वजह से अगर हम इसको थोड़ा सा ऑपोजिट कर सकते हैं कि जो हमारी एजुकेशन है उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग को डालना चाहिए और इंडस्ट्री रिलेटेड एजुकेशन देनी चाहिए ताकि लोग बिजनेस करें। लिमिट इट्स वर्क फोर्स पोटेंशियल, और ये जब चीज़ें नहीं दी जाती, जो कि लिमिटेशन हो जाती है, उनके ऊपर लिमिट लग जाती है कि वो फुली यूटिलाइज नहीं कर सकते अपनी यूथ को। एक्सपेंडिंग टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इम्प्रूविंग एजुकेशन क्वालिटी एंड अलाइनिंग कहते हैं इसके साथ साथ स्किल्स विद मार्केट नीड्स विल क्रिएट अ टैलेंट पूल अट्रैक्टिव टू ग्लोबल इंडस्ट्रीज। कोलैबोरेटिंग विद इंटरनेशनल फर्म टू इस्टेब्लिश ट्रेनिंग सेंटर कैन एक्सकलरेट का मतलब होता है इंक्रीज करना दिस एफर्ट्स, के पाकिस्तान को अपनी यूथ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उनकी एजुकेशन पे, और ख़ास तौर पे उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो कुछ बिजनेस करें, उनके पास स्किल्स हो। अगर गवर्नमेंट जिस तरह अब हमने देखा ही है कि जॉब्स आती हैं तो कितने लोग वहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं कि किसी की भी बारी नहीं आती, ऐसा लगता है कि पता नहीं ये किसको मिली होगी। 4 जॉब्स के पीछे कोई लाखों लोगों ने अप्लाई किया होता है। तो ये सारे रीजंस हैं और पाकिस्तान को चाहिए कि जो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट करे और इसके साथ साथ अगर वो करना चाहते हैं तो कोलैबोरेट करे विद इंटरनेशनल फर्म टू इस्टेब्लिश ट्रेनिंग सेंटर्स। टू स्ट्रेंथनिंग एक्सटर्नल रिजिलियंस पाकिस्तान मस्ट डाइवर्सिफाई का मतलब होता है कि बहुत सारे एरियाज़ में इट्स एक्सपोर्ट बियॉन्ड टेक्सटाइल्स, के पाकिस्तान को अपनी जो एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल से बाहर निकल के भी कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि राइटर कहते हैं कि सेक्टर्स लाइक IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मेसी एंड इंजीनियरिंग गुड्स कहते हैं सामान को रिक्वायर टारगेटेड सपोर्ट टू एक्सपेंड देयर ग्लोबल रीच। Improving customs processes, enhancing product quality and exploring new market will bolster competitiveness। Incentivizing रेमिटेंस, इंसेंटिवाइज कहते हैं किसी को कुछ काम करने के लिए मोटिवेट करना है। रेमिटेंस कहते हैं ऐसे पैसों को जो कि आपको बाहर के मुल्क में आपके अगर कोई बहन भाई काम कर रहे होते हैं तो वो आपको पैसे जो भेजते हैं उसको कहते हैं रेमिटेंस। थ्रो फॉर्मल चैनल्स, के उसको इलीगली ना भेजें बल्कि फॉर्मल चैनल्स के थ्रू भेजें। एंड रीबिल्डिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थ्रो प्रूडेंट कहते हैं वाइज को, अक्लमंदी के साथ मॉनेटरी पॉलिसीज कैन रिड्यूस वल्नरेबिलिटी टू एक्सटर्नल शॉक्स। पाकिस्तान स्ट्रगल टू अट्रैक्ट एंड रिटेन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट stems from structural weakness, policy instability and operational inefficiency। यही सारी हमने ऊपर बात की है कि क्यों नहीं हो रही है अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स, क्योंकि स्ट्रक्चरल वीकनेस है, पॉलिसी इंस्टेबिलिटी एंड ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज हैं। However, the successes of India, वियतनाम एंड बांग्लादेश डेमोन्स्ट्रेट कहते हैं अशारा करने को, हमें ये चीज़ें जाहिर होती हैं उनके जो हमने आगे ऊपर डिस्कस किए थे उन्होंने क्या चीज़ें की हैं। तो ये उनकी जो सक्सेस है डेमोन्स्ट्रेट करती है दैट दीज चैलेंजेस आर नॉट इनसरमाउंटेबल, कि ऐसा नहीं है कि आप इसको ओवरकम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने हमारे सामने एग्जाम्पल है बांग्लादेश की, इंडिया की एंड वियतनाम की। आगे हम पढ़ते हैं कि बाय फॉस्टरिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हम अपने मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। रिफॉर्मिंग गवर्नेंस में हम रिफॉर्म्स कर सकते हैं, कुछ चेंजेस लेके आ सकते हैं। इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर सकते हैं, जैसे कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें मशीन्स हैं और रोड्स जो हैं उनको बेहतर कर सकते हैं। एंड इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल
इन्वेस्टमेंट करके। ये सारे आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए कि हम किस तरह अपनी इकॉनमी को बेहतर कर सकते हैं या फिर हम किस तरह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इन्हांस कर सकते हैं। तो ये 4 आपके पास पॉइंट होने चाहिए कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रिफॉर्म्स, गवर्नेंस, इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। Pakistan can position itself as a competitive destination for global investment. The departure of international companies should serve as a wake-up call. Wake-up call कहते हैं कि अब आप जाग जाए अपनी जो आपकी नींद है उससे और आप कोई एक्शन लें। एम्फासाइजिंग कहते हैं जोर देने को। द अर्जेंसी ऑफ रिफॉर्म्स कि ये सारी चीज़ें जिस तरह इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान से ट्रांसफ़र हो रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको कहती हैं कि अब आप अपने ये जो सुस्ती से बाहर आएँ और कोई एक्शन करें और कुछ अर्जेंट आप रिफॉर्म्स करें। विद डिसाइसिव एक्शंस एंड लॉन्ग टर्म विजन पाकिस्तान कैन ट्रांसफॉर्म इट्स इकोनॉमिक लैंडस्केप एंड सिक्योर अ प्रोमिनेंट प्लेस इन अ ग्लोबल इकोनॉमी। कि अब जिस तरह जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसमें अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ने अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं किया और वो सिर्फ उनका जो विजन होता है वो सिर्फ अपने टेन्योर तक होता है कि हमने ये 3-4 सालों में सिर्फ ये काम करने हैं। लॉन्ग टर्म विजन उनका नहीं होता, तो उनको चाहिए कि लॉन्ग टर्म सोचें पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में, ना कि अपने टेन्योर के बारे में। पाकिस्तान इस तरह क्या होगा कि पाकिस्तान जो है अपनी जो इकॉनमी है उसको बढ़ा पाएगा और ग्लोबल लेवल पर कम्पीट कर सकेगा। द चॉइसेस made today will determine the nation's trajectory कहते हैं रोड को, रूट्स को, for decades to come। कि ये आज का जो हम एक्शन लेंगे ना, ये हमारा जो आने वाले दिन है उसको डिस्क्राइब करेगा। आज की हमारी चॉइसेस, आज के हमारे डिसीजंस हमारे कल के फ्यूचर को डिस्क्राइब करेंगे। किस तरह हम कल को सरवाइव करेंगे पाकिस्तान में, या पाकिस्तान कल को कैसा होगा, ये हमारा आज डिसाइड करेगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि इस आर्टिकल में से कौन कौन से क्वेश्चन सीएसएस के करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में पूछे जा सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है द एक्सोडेक्स ऑफ इंटरनेशनल कंपनीज इज अ सिम्पटम ऑफ डीपर गवर्नेंस फेलियर, डू यू एग्री, जस्टिफाई योर स्टांस। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिसीज इनकॉन्सिस्टेंसी, ये सारी रीजंस हैं, तो ये गवर्नेंस फेलियर्स ही हुई। तो आपने ये सारी चीज़ें लिख देनी है और लिख देना है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो अपने यूथ पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं कर रही, यूटिलाइज नहीं कर रही, सिक्योरिटी कंसर्न्स को सॉल्व नहीं कर रही, और जितने भी हमने इश्यूज पढ़े वो सारे आपने इसमें लिख देने हैं कि ये सारी गवर्नेंस की फेलियर्स है। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट इज़ अ की टू पाकिस्तान इकोनॉमिक रिवाइवल। तो हम लिखेंगे कि जी हमारी जो यूथ है उनके पास वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है, हमारी एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें हमने इसमें लिख देनी है जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी बेहतर नहीं हो पा रही। डिस्कस दिस स्टेटमेंट विद द एग्जाम्पल फ्रॉम रीजनल पीयर्स। ये वाली जो एग्जाम्पल थी ऊपर वाली की ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट जो है इसका किस तरह लिंक बढ़ रहा है पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ, तो आपने इसको डिस्कस करना है इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ और वियतनाम का रेफरेंस देके। एक्सप्लेन द लिंक बिटवीन पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस एंड इट्स डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी। इसमें हमने बात करनी है इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ की। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ की बात करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने लिख देनी है और सोल्यूशन में बता देना है कि हमें रीन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ जाना चाहिए, और हमने एग्जांपल दे देनी है कि जिस तरह इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और इस तरह हमने सबकी एग्जांपल दे देनी है कि मेड इन इंडिया उन्होंने पॉलिसीज़ अपनाई, और जो भी उन्होंने पॉलिसीज़ को अपनाया हम भी उस तरह रिफॉर्म्स करके अपनी इकॉनमी को बेहतर कर सकते हैं। इसी तरह आपने बाकी 2 क्वेश्चंस को भी पढ़ लेना है। ये भी डाटा जो है बिल्कुल हम अपने इस आर्टिकल जो हमने अभी पढ़ा है उसमें से ले सकते हैं, और बाकी हमने जो भी आर्टिकल डिस्कस किए हैं वहाँ से भी हम कोई ना कोई फैक्ट एंड फिगर डाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।